तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स, आपका आज ईपीएफओ का जो एग्ज़ाम था, आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम आपका 21 अगस्त का समाप्त हो गया है। हालांकि आज कुछ टेक्निकल इशू था आपके पूरे पैन इंडिया में, तो एग्ज़ाम है जो कि थोड़ा सा आपका लेट स्टार्ट हुआ था। मे भी आपका 11:30 से एग्ज़ाम स्टार्ट आपका हुआ था, ठीक है, जो कि आपका 2 बजे तक एग्जाम में दोगी तकरीबन चला था, ठीक है। तो जो भी है एग्ज़ाम आपका कंडक्ट सफलतापूर्वक समाप्त हो गया है। बाकी जिन लोगों का सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है उनका 3 बजे से एंट्री है। तो फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन है जितने मिल पाए हैं हम उनको लेकर आ गए हैं। बाकी आपको पीडीएफ के माध्यम से पूरे क्वेश्चन को प्रोवाइड कराया जाएगा। हालांकि लगभग सभी प्रश्न मिल गए हैं, तो सभी प्रश्नों को आप देख लीजिए कि आपके कौन कौन से जीके जीएस के प्रश्न आए थे, ताकि आपको कुछ हद तक मदद मिल सके, ठीक है। कौन कौन सेकंड शिफ्ट के स्टूडेंट देख रहे हैं आप लोग एक बार कमेंट में बता दीजिएगा, और कहाँ से देख रहे हैं ये भी बता दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपके लिए मेनली एक क्वेश्चन को लाया गया है जो कि आपका 100% 100% रियल है। आप एग्जाम देकर आइएगा तो मिला भी लीजिएगा, ठीक है। देखिए, पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आपका कि बिरजू महाराज जो कि कौन से नृत्य से संबंधित है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ईजी प्रश्न आया था। तो बिरजू महाराज आपका कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि कथक आपका शास्त्रीय नृत्य है, तो कहाँ का है, तो दोस्तों आपका उत्तर भारत का कहिए या आपका कभी कभी उत्तर प्रदेश भी आपके ऑप्शन में आता है। तो कथक आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा बिरजू महाराज को आपको बता दें 1986 में इन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया है। ये भी बार बार पूछा जाता है एसएससी के द्वारा, तो एसएससी का पैटर्न ही आपको फॉलो किया जा रहा है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि 1986 में पद्म भूषण किन्हें दिया गया था, तो बिरजू महाराज इनका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे कथक नृत्य से संबंधित और प्रमुख कलाकार का नाम अगर आप पूछेगा तो आपका देखिए लक्ष्मण महाराज एक हो जाएंगे, अक्षर महाराज, शंभू, जयमती जोशी, सितारा देवी। देखिए सितारा देवी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा भी गया है। चंद्रलेखा, शोभना नारायण के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा गोपी कृष्ण, बिरजू महाराज तो हो ही गए, सुखदेव महाराज, मालविका सरकार और सुखदेव महाराज, ठीक है। तो देखिए इसमें से आपको शोभना नारायण को याद रख लेना है, पूछा जा सकता है। सितारा देवी को याद रख लेना है, लक्ष्मण महाराज को याद रख लेना है, बिरजू महाराज के बारे में पूछ ही दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोग सारे बात भी करेंगे वीडियो के अंत में, जैसा कि सेकेंड शिफ्ट के स्टूडेंट का समय बर्बाद ना हो इस कारण अभी हम लोग प्रश्न को ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देखिए बारदोली सत्याग्रह के बारे में पूछा गया था कि बारदोली सत्याग्रह है जो कि कब शुरू किया गया था, किस वर्ष, ठीक है। तो देखिए बारदोली जो सत्याग्रह है आपको बता दें 1928 में शुरू किया गया था। कहां पर किया गया था, तो गुजरात में किया गया था। गुजरात में भी कहां किया गया था, तो बारदोली एक जगह का नाम था, ठीक है। वो आपका भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून 1928 में गुजरात में हुआ था। तो जून भी अगर आपसे पूछा जाए तो जून को भी याद रखिएगा। ये एक आपका क्या था, प्रमुख किसान आंदोलन था, इसको भी याद रखिएगा। इसका नेतृत्व किसने किया था ये पूछा जाता है, तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। वल्लभ भाई पटेल ने क्यों किया था, कि वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ठीक है। तो वल्लभ भाई पटेल लिखा हुआ क्यों है, क्योंकि ये वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि है बारदोली सत्याग्रह के बाद ही मिला था। यहाँ की महिलाओं ने उनको दिया था, लेकिन औपचारिक रूप से औपचारिक रूप से कौन दिया था, तो महात्मा गांधी का भी ऑप्शन आपको कभी कभी आता है, लेकिन महात्मा गांधी और अगर बारदोली की महिला आएगा तो बारदोली की महिला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 1928 में बारदोली सत्याग्रह, तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था ये भी बताइए जल्दी। तो चंपारण सत्याग्रह आपका हुआ था 1917 में, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। इसको नेतृत्व किसने किया था, तो इसका नेतृत्व आपका महात्मा गांधी जी ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो कि किसे दिया गया है ये पूछा गया है। तो 2022 में दोस्तों आपको ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है 57वां, ठीक है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है किसे, दामोदर माऊ जी को, ठीक है। किसे दिया गया है, दामोदर माऊ जी को दिया गया है। कहाँ के हैं, किस राज्य के हैं, तो गोवा के हैं, ठीक है। क्या है, तो उपन्यासकार हैं, कथाकार हैं, आलोचकार हैं, निबंधकार हैं, ठीक है। इसके अलावा वो अपने उपन्यासों जैसे कार्मेलिन और सुनामी साइमन जैसे लघु कथाएं जैसे टेड साजमैन एंड अंदर स्टोरी फ्रॉम गोवा के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। इसके अलावा दामोदर माऊ जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आपका 2022 का था 57वां, लेकिन 56वां अगर आपसे पूछ दिया जाए तो नीलमणि फुकन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, तो नीलमणि फुकन को दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सोंग वंश का संस्थापक कौन था, तो सोंग वंश का संस्थापक कौन था, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पुष्यमित्र सुंग हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए इसका स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो आपका 187 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका स्थापना 187 ईसा पूर्व में तो हुआ, लेकिन किसके अस्तित्व में हुआ, मतलब किसके आपके कौन से साम्राज्य के बाद आपका सोंग वंश का स्थापना हुआ था, तो आपको बताना है मौर्य वंश के बाद आपका सोंग वंश का स्थापना होता है। मौर्य वंश का जो अंतिम राजा होता है वो आपका राजा बृहदत्त होता है, ठीक है। कौन होता है, तो राजा बृहदत्त होता है। राजा बृहदत्त की हत्या कर देता है कौन, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग आपका कौन होता है, तो राजा बृहदत्त का सेनापति ही होता है, ठीक है। इसके द्वारा हत्या करके शुंग वंश का स्थापना है जो कि कर दिया जाता है। शुंग वंश क्या था, पुष्यमित्र शुंग क्या था, एक आपका ब्राह्मण था, ठीक है। और मौर्य समाज के जो शासक थे वो आपका कौन
से धर्म का बढ़ावा दे रहे थे, तो बौद्ध धर्म का बढ़ावा दे रहे थे। इसी से दोस्तों क्रोधित होकर पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी और अपना साम्राज्य का स्थापना आप लोग इसका कर लिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ठीक है, हर्यक वंश का स्थापना किसने किया था, तो बिंबिसार शायद आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया WTO का स्थापना कहां पर हुए, तो WTO का स्थापना अगर आपसे पूछा गया है तो WTO का स्थापना कहां पर किस वर्ष हुआ है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर 1995 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1995 हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 1995 में कब हुआ है, तो 1995 में 1 जनवरी को हुआ था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, 1 जनवरी 1995 को आपका WTO का स्थापना होता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखना है। ये क्या है, तो आपका एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि सीमा पार व्यवहार को नियंत्रित करने वाले कानून और विनियमों से संबंधित है। ठीक है, तो स्थापना आपका 1985 में। इसका हेड क्वार्टर आपसे अगर पूछा जाए तो कहाँ होगा, तो हेड क्वार्टर आपका कहाँ होगा, तो जिनेवा। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपका WTO का हेड क्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एशियन का मुख्यालय कहाँ है, ASEAN। ठीक है, एशियन मतलब आपका जो फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ का मुख्यालय आपसे पूछा गया था, तो इसका मुख्यालय कहाँ होगा, जकार्ता में। जकार्ता राजधानी किसका है, तो आपका इंडोनेशिया का है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जकार्ता इंडोनेशिया राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में आपका 10 अस्थायी देश है, कौन कौन सा है, तो इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, फिलीपींस है, मलेशिया है, सिंगापुर है, ब्रुनोई है, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम आपका एशियन का सदस्य है। भारत है जो कि इसका सदस्य आपका नहीं है। ठीक है, इसका अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ दिया जाए तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन हो जाएगा। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1967 को हुआ था। कहां पर हुआ था, बैंकॉक में हुआ था। बैंकॉक किसकी राजधानी है, तो थाईलैंड की राजधानी है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इंटरपोल का हेड क्वार्टर आपका कहां पर है। ठीक है, किसका हेड क्वार्टर, तो इंटरपोल का हेड क्वार्टर आपसे पूछा गया था। तो इसका आपका जो मुख्य इंटरपोल है क्या, तो एक आपका अंतरराष्ट्रीय क्या है, तो आपराधिक पुलिस संगठन है, जिसे कि आमतौर पर बोलचाल की भाषा में इंटरपोल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो आपका इंटरपोल कहा जाता है। अगर इसका आपका पूछ दिया जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका जो मुख्यालय है वो दोस्तों आपको कहाँ पर हो जाएगा, तो इसका मुख्यालय आपका लियोन फ्रांस में हो जाएगा। ठीक है, तो हेड क्वार्टर ही शायद आपसे पूछा गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका स्थापना अगर आपसे पूछा जाए कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो देखिए इसका स्थापना आपका कब हुआ है, तो 1923 में हुआ है। इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका जो पूछा गया था कि सागरमाला प्रोजेक्ट से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, कथन टाइप प्रश्न पूछा गया था। तो प्रश्न आपका मिल नहीं पाया है, लेकिन आपका जान लीजिए सागरमाला परियोजना से संबंधित तथ्य, तो इसे केंद्र सरकार के द्वारा आपका शुरू किया गया था। जो किससे संबंधित था, तो बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से संबंधित था। इस परियोजना का जो शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो आपका तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किस वर्ष, तो 15 अगस्त 2003 को। इसके अलावा इस योजना के द्वारा 7500 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा को आसपास बंदरगाह के इर्द गिर्द प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विकास को बढ़ावा देना था। इस योजना में 12 स्मार्ट शहर तथा विशेष आर्थिक जोन को शामिल किया गया था। योजना के अंतर्गत 8 तटीय राज्यों को चिन्हित किया गया था, जिनमें आपका गुजरात शामिल था, महाराष्ट्र शामिल था, गोवा शामिल था, कर्नाटक शामिल था, केरल शामिल था, तमिलनाडु शामिल था, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल था। केंद्रीय शिपिंग मंत्रालय को इस योजना का नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया वो पूछा गया आपका कि फखरुद्दीन, ठीक है, फारुखुद्दीन अली, ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद के बाद आपका राष्ट्रपति कौन बने थे। इसका आपका राइट आंसर पूछा गया था कि फखरुद्दीन अली के बाद आपका राष्ट्रपति कौन बने थे। ठीक है, तो देखिए फखरुद्दीन जो अली हैं वो तो आपके भारत के 5वें, ठीक है, भारत के 5वें राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल आपका 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक था। ठीक है, ये तो आपके फखरुद्दीन अली थे, लेकिन इनके बाद पूछा गया था, यानी कि 6वें राष्ट्रपति। ठीक है, तो 6वें जो राष्ट्रपति बने थे वो आपके नीलम संजीव रेड्डी बने थे, जो कि भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जो कि आपका निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका कार्यकाल 1977 25 जुलाई से 25 जुलाई 1982 तक
था। ठीक है, इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो वर्तमान में आपके 15वें राष्ट्रपति हैं, यानी कि 15 राष्ट्रपति हैं जो कि अभी तक आपके बन चुके हैं। तो जल्दी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। पहले राष्ट्रपति का नाम आपका राजेंद्र प्रसाद था जो कि 1950 से 1962 तक थे। दूसरा आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तीसरा आपके जाकिर हुसैन जी थे। चौथे आपके कार्यवाहक अध्यक्ष बने थे बीबी गिरी। इसके अलावा कार्यवाहक बने थे मोहम्मद हिदायतुल्ला। इसके अलावा चौथा आपके राष्ट्रपति बने बीबी गिरी। इसके अलावा पांचवें बने फखरुद्दीन अली। इसके अलावा फखरुद्दीन अली अहमद के बाद जो आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, क्योंकि इनका मृत्यु हो गया था, वो बने थे बसपा दानपट्टा जट्टी। ठीक है, अगर आपसे कार्यवाहक पूछा गया होगा तो बसपा दानप्पा जट्टी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन छठा पूछा होगा तो नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा। सातवां आपके ज्ञानी जैल सिंह। आठवां आर वेंकटरमन। नौवां शंकर दयाल शर्मा। 10वां के आर नारायण। 11वां एपीजे अब्दुल कलाम। 12वां प्रतिभा पाटिल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। 13वां आपके प्रणब मुखर्जी। रामनाथ कोविंद पहले, ठीक है, पहले आदिवासी राष्ट्रपति, दलित राष्ट्रपति। इसके अलावा 15वें आपके द्रौपदी मुर्मू, पहले आपके क्या तो आदिवासी राष्ट्रपति। ठीक है, और महिला सेकंड। ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू ही क्या है तो राष्ट्रपति हैं। ठीक है, 2022 से बने थे अगस्त माह में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कॉटन रिसर्च सेंटर का हेडक्वार्टर आपका कहां पर है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कपास अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय आपका मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का जिला है खरगोन। ठीक है, वहीं पर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कपास की बात करें तो ये आपका कौन सा फसल है? नकदी फसल है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू सहकारी सूत मिल खरगोन जिले की प्रमुख कटाई इकाइयों में से एक है। इसके अलावा आपको याद रखना है क्या, तो आपको सिर्फ मध्य प्रदेश से याद रखना है, क्योंकि कॉटन रिसर्च सेंटर का मुख्यालय आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट पूछा गया कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर। तो कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा? तो ये आपका एक भारत का सार्वजनिक प्रतिष्ठान है। यह भारत और विश्व में सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी है। यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, जो कि किसे द्वारा संचालित किया जाता है तो कोयला मंत्रालय भारत सरकार के अधीनस्थ है। ये कोयला में खनन उत्पादन में लगी कंपनी है। ये अनुसूची ए नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। इसका मुख्यालय आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो राइट आंसर आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा आपका देश है जो कि अभी तक आईसीसी का वनडे वर्ल्ड कप है जो कि नहीं जीता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत दिया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो सकता है? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड के विषय में आप लोग को मालूम होगा कि इस देश ने अभी तक आपका क्या है तो आपका वनडे वर्ल्ड कप जीता ही नहीं है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर न्यूजीलैंड हो जाएगा। इसके अलावा भारत की बात करेंगे तो भारत ने एक बार आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप जीता है 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। आप लोग को बेखूबी आपका क्या होगा मालूम होगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर इसमें आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा। अभी वर्तमान में भी आपका 2023 की बात करें तो आपका क्या वनडे वर्ल्ड कप होना है 2023 में। कहां पर होना है? तो आपका देश भारत में होना है। तो इसमें कौन जीतेगा आप लोग एक बार कमेंट में बता दीजिएगा कि 2023 का वनडे वर्ल्ड कप कौन जीतेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया, वो पूछा गया चिल्का झील है जो कि आपका कहाँ स्थित है। ठीक है, चिल्का झील पूछा गया था आपका कि कहाँ स्थित है। ठीक है, तो चिल्का जो झील है वो दोस्तों आपका कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा में एक आपका ये क्या है? खारे पानी का झील है। ये 1100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और भारत में सबसे बड़ा, ठीक है, भारत में आपका सबसे बड़ा तटीय लैगून झील है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर उड़ीसा हो जाएगा। इसके अलावा पूछा गया आपका 11वां बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। ठीक है, 11वां पूछा गया था आपसे, तो पंचमढ़ी आपका जो बायोस्फीयर रिजर्व है आपका 11वें नंबर का है। मध्य प्रदेश के बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा जिले का हिस्सा है। ठीक है, इसके अलावा भारत में वर्तमान में आपका 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। उसको जल्दी जल्दी से हम लोग देख ले तो पहला है आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि 1986 में इसको दर्जा दिया गया था। दूसरा आपको है नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। तीसरा आपका नोकरेक है मेघालय में स्थित है। चौथा आपका ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपका स्थित है। ठीक है, इसके अलावा है आपका अगला है पचमा मानस, छठा है आपका मन्नार की खाड़ी, सातवां है सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, आठवां सिमलीपाल उड़ीसा में, नौवां है डिब्रू सखोवा जो कि असम में स्थित है, 10वां है दिहांग दिबांग जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, 11वां है आपका पंचमढ़ी मध्य प्रदेश पूछा गया था ये वाला ही। इसके अलावा 12वां है कंचनजंगा सिक्किम में, 13वां है आपका केरल तमिलनाडु में है अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अलावा 14वां है अचान कमार जो कि मध्य प्रदेश में है, कच्छ करण जो कि गुजरात में 15वां है, 16वां आपका कोल्ड डेजर्ट है हिमाचल प्रदेश में, 17वां आपका शेषचलम हिल्स है आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा एक है आपका 18वां जो कि पन्ना टाइगर रिजर्व है जो कि आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये आपका 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि वर्तमान में कितने नंबर का लोकसभा है जो कि चल रहा है। ठीक है, वर्तमान में कितने नंबर का लोकसभा है जो कि चल रहा है, तो आपको
बता दें कि वर्तमान में आपका कितना नंबर का लोकसभा चल रहा है। तो वर्तमान में दोस्तों आपका 17वां नंबर का लोकसभा चल रहा है। कितने नंबर का? 17वां नंबर का। तो राइट आंसर आपका 17 हो जाएगा। इसका आम चुनाव कब हुआ था? 2019 में हुआ था। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा कितने चरण में हुआ था? अगर आपसे पूछा जाए कितने चरण में हुआ था, तो इसका जो चुनाव है आपका 17 चरण में हुआ था। ठीक, सॉरी 7 चरण में हुआ था। सॉरी 7 चरण में हुआ था। 11 अप्रैल 2019 से 19 मई 2019 तक का। ठीक है, इसका जो रिजल्ट आपका आया था 23 मई को आया था। इसके अलावा 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। सदन के नेता कौन है? नरेंद्र मोदी है। प्रधानमंत्री कौन है 17वीं लोकसभा का? तो नरेंद्र मोदी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना कब हुआ? तो 31 मई 1952 को हुआ था। संगीत नाटक अकेडमी भारत सरकार के द्वारा स्थापित भारत की संगीत एवं नाटक की राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी अकेडमी है। मुख्यालय आपका दिल्ली में स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा गया आपका, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया, उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ बॉर्डर साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश आपका 9 राज्यों के साथ या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है। वो कौन कौन से राज्य हैं? तो देखिए, उत्तर पश्चिम आपका है, राज्य की सीमा पश्चिम में आपका है कि राजस्थान, उत्तर पश्चिम में हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है, उत्तर में उत्तराखंड नेपाल है, पूर्व में आपका बिहार है, दक्षिण में मध्य प्रदेश है, दक्षिण पूर्व में आपका झारखंड छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो ये 9 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश बॉर्डर है जो कि सीमा साझा करता है। नेक्स्ट आपका चोल वंश का संस्थापक कौन है? तो चोल वंश का संस्थापक आपका विजयालय था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विजयालय हो जाएगा। इसके पश्चात विजयालय के बाद आपका आदित्य प्रथम आता है। इसके बाद परांतक प्रथम शासन करता है। तो आपका चोल वंश का संस्थापक आपका विजयालय इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका पूछा गया था उत्तराखंड का राजकीय पशु कौन है? ठीक है, ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कस्तूरी हिरन। ठीक है, कस्तूरी हिरन दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? उत्तराखंड का राष्ट्रीय पशु आपका हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि गैस यूज्ड टू प्रिजर्व ऑयल। ठीक है, किस गैस का उपयोग करते हैं आपका? तो हीलियम और नाइट्रोजन गैस का करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन दिया गया होगा, नहीं तो हीलियम दिया गया होगा। एक आपका दिया गया था कैप्चा। ठीक है, जो कैप्चा है उसका यूज हम लोग क्यों करते हैं? तो उसका जो यूज हम लोग करते हैं, प्रोटेक्ट यू फ्रॉम स्पैम एंड पासपोर्ट डिक्रिप्शन करिए। ठीक है, स्पैम से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कैप्चा का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका स्पैम हो जाएगा। थोड़ी स्कैम नहीं, स्पैम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया, श्वेत क्रांति है, जो कि श्वेत क्रांति को और किस नाम से जानते हैं? तो श्वेत क्रांति को हम लोग ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या जानते हैं? ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी हम लोग जानते हैं किसे? श्वेत क्रांति को। ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे था? तो दूध उत्पादन से था। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया कि आपका जो ब्रह्मांडीय विस्तार का जो सिद्धांत है किसने दिया था? ठीक है, किसका सिद्धांत? तो ब्रह्मांडीय विस्तार का सिद्धांत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका अलेक्जेंडर फ्रीडमैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रीडमैन। अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने आपका क्या दिया था? ब्रह्मांडीय विस्तार का सिद्धांत दिया था। इसके अलावा एक आपका तुलसीदास का आपका क्या पूछा गया था? तो आपका टेन्यूर पूछा गया था। तो देखिए, तुलसीदास के तनियोर की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपके क्या हैं? तो आपके हिंदी साहित्य के महान संत कवि थे। इनको रामचरितमानस का गौरव, इनका रामचरितमानस का जो आपका लेखन है इन्हीं के द्वारा किया गया था। यह आपका 1511 में इनका जन्म हुआ था, 1623 में इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, तो बताइएगा ऑप्शन में क्या था? इसके अलावा खाद्य संस्करण में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो नाइट्रोजन का करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका पूछा गया था फिजिकल ज्योग्राफी का, फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का पूछा गया था। तो फादर ऑफ जो फिजिकल जो ज्योग्राफी हो जाएगा वो आपका एलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट। ठीक है, हम बोल्डेड। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का एलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था। बाकी और भी क्वेश्चन है उसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, जैसा कि ऑल शिफ्ट के वीडियो में भी डिस्कस कर लेंगे। नहीं तो आपको क्या मिलेगा? इसका पीडीएफ भी आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, वहां से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं आपका नेक्स्ट के वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ठीक है।